खाड़ी में युद्ध के बीच तुर्की ने एक बड़ा ऐलान किया है। तुर्की ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। तुर्की ने दावा किया है कि उसने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM तैयार कर ली है। इसका नाम रखा गया है यिल्दिरिमहान और इसकी रेंज बताई जा रही है 6000 किलोमीटर। यानी अब तुर्की सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं रहना चाहता, बल्कि वो खुद को उन देशों की कतार में खड़ा करने की कोशिश में लगा है जिनके पास लंबी दूरी से ज्यादा रणनीतिक हमला करने की क्षमता है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर 5500 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इस कैटेगरी में रखी जाती हैं। ऐसे में 6000 किलोमीटर रेंज वाली यिल्दिरिमहान सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के लिए रणनीतिक मायने रखती है। यही वजह है कि इस मिसाइल की घोषणा के बाद कई देशों की चिंता बढ़ चुकी है। तुर्की की दावा है कि यह मिसाइल मैक 25 की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी आवाज की गति से कई गुना ज्यादा तेज। इतनी स्पीड का मतलब है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का वक्त लगभग नाक के बराबर मिलेगा। इसके अलावा इसमें करीब 3000 किलो तक पेलोड ले जाने की क्षमता बताई जा रही है, यानी भारी हथियार या संभावित रूप से परमाणु वॉरहेड भी ले जाए जा सकते हैं। मिसाइल में 4 रॉकेट इंजन लगे होने का दावा किया गया और इसे इस्तांबुल में आयोजित एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रदर्शनी में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर 6000 किलोमीटर की रेंज का मतलब क्या है? अगर तुर्की की राजधानी अंकारा को आधार माना जाए तो इस मिसाइल की जद में पूरा मिडिल ईस्ट आ जाता है, यानी इसराइल, ईरान, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे देश। इतना ही नहीं, यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भी इसकी पहुंच में माना जा रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली तक संभावित मिसाइल हमले की पहुंच है। एशिया की बात करें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका तक इसकी रेंज पहुंच सकती है। यानी तुर्की अब सिर्फ अपने आसपास के इलाके तक सीमित सैन्य शक्ति नहीं रखना चाहता। मिडिल ईस्ट में इसके मायने और भी बड़े हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पहले से ही प्रॉक्सी वार, धार्मिक संघर्ष और सैन्य प्रतिस्पर्धा चल रही है। ऐसे माहौल में अगर तुर्की ने वाकई इतनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता हासिल कर ली तो इससे पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल सकता है। खासकर ग्रीस और पूर्वी मध्य सागर को लेकर पहले से चल रहे तनाव के बीच ये मिसाइल यूरोप के लिए भी बड़ा संदेश मानी जा रही है। अब सवाल इसकी स्वदेशी क्षमता को लेकर उठ रहे हैं। तुर्की पिछले कुछ सालों में ड्रोन, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैरक्टर ड्रोन से लेकर कई सैन्य प्लेटफॉर्म तक तुर्की ने खुद विकसित किए हैं, लेकिन ICBM जैसी जटिल तकनीकी पूरी तरीके से स्वदेशी है या नहीं, इस पर अभी भी सवाल हैं, क्योंकि इसके इंजन, गाइडेंस सिस्टम, प्रोपेलेंट और नेविगेशन टेक्नोलॉजी को लेकर सार्वजनिक तौर पर बहुत सीमित जानकारी सामने आई। भारत के लिए भी इस खबर के रणनीतिक मायने अलग हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा संबंध पहले से चर्चा में हैं। ऐसे में लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता का दावा भारतीय रणनीतिक हलकों में भी ध्यान खींचेगा। हालांकि भारत खुद भी अग्नि 6 की रेंज में शामिल हो चुका है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ICBM टेक्नोलॉजी। होर्मुज पर ईरान की जबरदस्त पकड़ और अमेरिका के सारे कमजोर होते हरबों यानी चालों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन में हैं। जानकार कहते हैं कि अमेरिका के साथ चल रहे तनाव भरे सीज फायर का फायदा ईरान अपनी पोजीशन को मजबूत करने में उठा रहा है। पाकिस्तान, रूस के बाद अब चीन में हैं ईरान के विदेश मंत्री। बुधवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे अब्बास अराक्ची। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ऐसे वक्त में चीन में है जब 14 मई को अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी संभावित दौरा चीन का बन रहा है। हालांकि ट्रंप का चीन दौरा मार्च में होने जा रहा था, लेकिन ईरान अमेरिका इसराइल युद्ध की वजह से कैंसिल हो गया। ईरान में रह रहे वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि अब्बास अराक्ची का चीन दौरा इस मामले में खास है कि ट्रंप से पहले वो चीन के साथ क्या अहम बात और मुआहदे करते हैं, जो ट्रंप के चीन दौरे के दौरान चीन के लहजे का निर्धारण भी करेगा। दरअसल ट्रंप अगर चीन जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जब अमेरिका ईरान के साथ जंग से मिडिल ईस्ट में खासा नुकसान उठा चुका है। अमेरिका की पोजीशन इस वक्त खित्ते में कमजोर है। आकिफ जैदी कहते हैं कि ट्रंप की सोच रही होगी कि हफ्ते भर में ईरान का हाल वेनेजुएला जैसा कर देंगे,
फिर जाकर अपने प्रतिद्वंदी चीन से आंखों में आंख डालकर बात करेंगे। लेकिन तमाम धमकी, हमलों और वार्निंग, साथ ही मियाद देने के बावजूद ईरान के साथ एक भी चीज ट्रंप की पसंद की नहीं हो पाई। ऐसे कमजोर हालत में अमेरिकी प्रेसिडेंट का चीन जाना और चीन और ईरान का पहले से ही मजबूती से साथ खड़े रहना ट्रंप के लिए बड़ी अजीब स्थिति बन सकती है। बकौल आकिब जैदी, मुमकिन है कि ट्रंप का दौरा फिर से कैंसिल हो जाए और किसी तरह से चीन दौरा टाल दिया जाए। इसके विपरीत चीन अब भी ईरान का तेल खरीद रहा है। जंग के दौरान और उसके बाद भी ईरान की तेल से आमदनी पहले से ज्यादा हो रही है। ईरान फुल कॉन्फिडेंस में है और इसी तरह के या इससे भी खराब हालत में लंबे वक्त तक सरवाइव कर सकता है। खुद को बिखरने न देने की जिस तरह की क्षमता का प्रदर्शन ईरान ने पिछले 60 दिनों में किया है, वैसी ताकत वेस्ट या पश्चिम के पास नहीं है। अमेरिका भी इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने चीन से आग्रह किया है कि वो ईरान पर दबाव डाले ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण कम करे। रूबियो ने कहा है कि ईरान की मौजूदा रणनीति उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जिससे होकर दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है और इसके अलावा इलाके में तनाव बढ़ने का वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बात की पूरी आशंका है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो ईरान की तरह सब्र नहीं रख सकते, ना ही नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। इसराइल भी चाहता है कि अमेरिका किसी न किसी रूप में जंग के दलदल में फंसा रहे, लेकिन ईरान ने ताकत और डिप्लोमेसी दोनों ही सतह पर सीजफायर के समय का भरपूर इस्तेमाल किया है, जिसका असर भी अगर फिर से जंग होती है तो जरूर दिखेगा। ईरान अब अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच यूएई और सऊदी अरब को पानी के बिना तड़पाने की प्लानिंग में जुट चुका है। यूएई पर लगातार बात पड़ रही है, लेकिन अब मामला सिर्फ तेल, मिसाइल और समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं रहा। ईरान इससे भी आगे बढ़ चुका है और अब मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है वाटर वार। जी हाँ, जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया अब तक सिर्फ तेल की लाइफलाइन मानती थी, वही अब खाड़ी देशों के पीने के पानी की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। 5 और 6 मई की दरमियानी रात यूएई के फुजैरा में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। शुरुआत में माना गया कि निशाना तेल टर्मिनल थे, लेकिन बाद में सामने आया कि हमलों की चपेट में डेसलिनेशन प्लांट भी आ गए, यानी वो प्लांट जिनके जरिए समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन हमले में बिजली सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पानी उत्पादन करीब 30% तक यूएई का ठप पड़ गया और यही वो बिंदु है जहां से हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। हालांकि यूएई ने आरोप लगाया कि ईरान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन हमले किए गए, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया, 1-2 बल्कि गिर गए और उनके कारण आग लग गई। लेकिन ईरान ने 6 मई की दरमियानी रात इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यूएई पर हुए किसी हमले में उसका हाथ था। यूएई अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी डिसैलिनेशन प्लांट से हासिल करता है, यानी अगर ये प्लांट बंद पड़ते हैं तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इन प्लांट्स को चलाने के लिए जरूरी केमिकल्स और स्पेयर पार्ट्स हॉर्मुज के रास्ते ही आते हैं। लेकिन मौजूदा तनाव और नाकेबंदी के कारण सप्लाई चेन पहले ही प्रभावित हो चुकी है, यानी हमला सिर्फ एक प्लांट पर नहीं बल्कि पूरे जल तंत्र पर माना जा रहा है। हमलों के बाद यूएई में पानी की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। दुबई और अबू धाबी के कई इलाकों में बोतल बंद पानी की कीमत सिर्फ 48 घंटे में करीब 40% तक बढ़ गई है। कई होटल और रिहायशी कॉम्प्लेक्स ने पानी के इस्तेमाल पर सीमाएं लगानी शुरू कर दी हैं, यानी खाड़ी का सबसे आधुनिक इलाका अब पानी बचाने की चेतावनी तक पहुंच चुका है। इस संकट का असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है। अगर हालात अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही रहे तो सऊदी अरब, कतर और ओमान भी गंभीर जल संकट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ तेल की सप्लाई लाइन नहीं बल्कि पूरे गल्फ की वाटर लाइफ लाइन भी है। यही वजह है कि कतर ने अपने डिसैलिनेशन प्लांट्स की सुरक्षा बढ़ा दी है। वही सऊदी अरब अब रेड सी यानी लाल सागर के रास्ते जरूरी केमिकल्स मंगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रास्ता बेहद महंगा और धीमा माना जाता है। इस बीच ईरान ने यूएई पर हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान कोई सैन्य कार्रवाई करता तो उसका आधिकारिक ऐलान भी किया जाता, लेकिन खाड़ी देशों को इस सफाई पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह लगातार हॉर्मुज के आसपास तनाव बढ़ रहा है, उससे साफ है कि अब जंग सिर्फ तेल के कुओं तक ही नहीं रही
बल्कि पानी की हर बूंद पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा डर यही है, अगर ये संकट लंबा चला तो मिडिल ईस्ट में पहली बार ऐसा हालात बन सकता है जहां तेल से अमीर देश पानी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ये क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को झकझोर सकता है।